नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दरभंगा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर धमकी देता दिखाई दे रहा है। युवक हाल ही में जेल से आने की बात कहते हुए धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला के पास का बताया जा रहा है। देख सकते हैं कैसे युवक गन लोड करता है और पास ही खड़े दूसरे युवक को धमकाने लगता है, साथ ही बहस भी करता है। वायरल वीडियो की बातचीत से पता चल रहा है कि नगर निगम चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव से पहले धमकी और हथियार का जोर दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 से मनकी देवी वार्ड पार्षद की उम्मीदवार हैं, उनके ही दोनों बेटे को धमकी दी जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। धनबाद के वासुदेवपुर बस्ती से 100 मीटर के दायरे में चल रही आउटसोर्सिंग के पास बंद मुहानी खुलने से भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा है, साथ ही आग की लपटें भी निकल रही है। घटना के बाद से बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार की देर रात बीसीसीएल के बंद ओसीपी अचानक तेज आवाज के साथ जमीन फट गई और भारी मात्रा में गैस रिसाव एवं आग की लपटें निकलने लगी, जिससे आउटसोर्सिंग से 100 मीटर के दायरे में रह रहे करीब सैकड़ों घर के लोग दहशत के कारण रात जागकर बिता रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधक उन्हें सुरक्षित पुनर्वास की नियोजन देकर सुरक्षित स्थान पर बसाए, ताकि वे चैन और सुकून के साथ जी सके। वहीं बीसीसीएल के प्रबंधक घटनास्थल पर पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। प्रबंधक ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, साथ ही आग निकलने वाली जगह की भराई करा दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन हर स्थिति पर नजर रख रहा है। हॉस्पिटल यानी मरीजों के इलाज की जगह है, लेकिन अगर हॉस्पिटल खुद ही बीमार हो तो हम मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल की हालत भी ऐसी ही हो गई है, जहां मरीजों का इलाज कितने कारगर तरीके से होता है इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। मरीजों की देखभाल के लिए साथ आने वाले कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। देखिए, अस्पताल में लगी इन पानी की टंकियों को, इन टंकियों से ही वार्डों और आईसीयू में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन कई टंकियों के ढक्कन गायब हैं, कई टंकियों के ढक्कन टूटे हुए हैं, यानी सर्दी गर्मी बारिश में टंकियां यूं ही खुली पड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं, टंकियों की सालों से सफाई तक नहीं हुई है। नतीजा, कई टंकियों में काई जम गई है, मच्छरों ने इन्हें अपना डेरा बना रखा है। सोचिए, इन टंकियों का पानी पीने के बाद लोगों की क्या हालत होती होगी। इन टंकियों की सफाई के लिए एक इंचार्ज और कई संविदा कर्मी भी रखे गए हैं, लेकिन बदहाल टंकियां पानी के साथ साथ बीमारियां बांट रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कई अंदाज देखने को मिले। अलवर में भी यात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों से मिले और उन्हें सुरक्षा के गुर सिखाए। दरअसल ताइक्वांडो सीख रहे बच्चों का एक समूह इस यात्रा से जुड़ा। इस दौरान बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें कई स्टेप भी सिखाए। राहुल गांधी ने बच्चों से आत्मीयता के साथ बात की और उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने बच्चों से मार्शल आर्ट के बारे में भी जानकारी ली। ये सभी बच्चे रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेते हैं। राहुल गांधी से मिलकर और उनसे टिप्स लेकर बच्चे बड़े ही खुश नजर आए। बच्चों ने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलने के लिए सुबह 5 बजे से ही खड़े थे। बच्चों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह से उनसे मिलेंगे, लेकिन वो जिस तरह से मिले और बात की, उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। आज हम राहुल गांधी जी से मिले थे। उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया था। हमसे पहले हमको बोला था कि सेल्फ डिफेंस दिखाइए, हमने दिखाया और उन्होंने हमको एक सेल्फ डिफेंस हमारे साथ भी किया था। हमें लगा नहीं था कि हम उनसे मिल पाएंगे। हम सुबह से इधर उनका वेट कर रहे थे, कब सर आएंगे कब नहीं आएंगे। साल 2022 जाने वाला है और लोग 2023 के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। राजधानी जयपुर में भी लोग अभी से ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगे हैं। ऐतिहासिक इमारतों के दीदार के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं सभी होटल्स भी बुक हो चुके हैं। जयपुर के जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। करीब 2 साल बाद नए साल के स्वागत में ऐसी चहल पहल देखी जा रही है।
जिससे होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोई कसर न रह जाए, इसे लेकर होटल कारोबारियों ने कई खास इंतजाम किए हैं। 2 साल बाद ही सही, आने वाले साल को लोग यादगार बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी विदेशी सैलानियों की संख्या कम नजर आ रही है। जयपुर में जंतर मंतर टूरिस्ट के बारे में दिन प्रतिदिन जो सर्दी का मौसम है, इसमें टूरिस्ट सीज़न चालू होता है और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी पर्यटकों में अभी पहले जैसी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। सर्दियों का असर अब जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी देखा जा रहा है। पार्क में टाइगर से लेकर लॉयन और भालू से लेकर हिरणों का जायका बदल गया है। ये जायजा सर्दी में हुए इजाफे के बाद बदला गया है। वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर से लेकर पर्दों के खास इंतजाम किए गए हैं। सर्दी को देखते हुए वन्य जीवों को सुबह धूप निकलने के बाद ही खुले पिंजरे में छोड़ा जा रहा है और शाम को धूप ढलने से पहले ही उन्हें पर्दों से कवर किए गए पिंजरे में अंदर ले लिया जाता है। इसके साथ ही वन्य जीवों के लिए रूम हीटर से लेकर ब्लोअर का इंतजाम किया गया है। खान पान में बदलाव कर भी वन्य जीवों को सर्दी से बचाया जा रहा है। शेर, पैंथर और बाघों को खाने के साथ 2 अंडे, उबले हुए चिकन के साथ साथ मटन और चिकन का गर्मा गर्म सूप भी दिया जा रहा है। वहीं भालुओं को गर्म दूध के साथ मेवा, खजूर, उबले अंडे और शहद चटाकर सर्दी से सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। काले हिरण, चिंकारा, चीतल, सांभर, चौसिंगा समेत सभी हिरणों की खुराक में गाजर और दालों को शामिल किया जाता है। यहाँ जानवरों को रूटीन में विटामिन और स्पेशल डाइट दी जाती है, लेकिन सर्दियों के लिए इसमें खास बदलाव किए जाते हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल, हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर या उससे भी कम दर्ज की गई है। साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट आई है। मंगलवार की सुबह कई शहरों में पारा 5 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलवार सुबह कोहरे की मोटी परत से ढका रहा। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। सैटेलाइट तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना से लेकर बहुत घना कोहरा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह सड़कों पर भी कोहरे की चादर छाई हुई दिखाई दी। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा रहने का अनुमान लगाया है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में ठंड का कहर दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या में तेज होती ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंडी हवाओं के साथ घने कोहरे का असर भी कई इलाकों में देखा जा रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर भी खासा असर देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर भी लोग अलाव जलाकर ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और तेज होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रयागराज में 11 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 12 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 10 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 10 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 11 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अब झुंझुनू आने वाले देशी और विदेशी सैलानी लेपर्ड और चिंकारा सफारी का आनंद ले सकेंगे। वन विभाग और झुंझुनू जिला पर्यटन विभाग इसे लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है और सब ठीक ठाक रहा तो अगले साल से झुंझुनू बीड़ आने वाले सैलानी जंगल सफारी का मजा उठा सकेंगे, जबकि खेतड़ी के बांसियाल और उदयपुर वाटी के मनसा में लेपर्ड सफारी का आनंद ले सकेंगे। दरअसल खेतड़ी के बांसियाल, उदयपुर वाटी के मनसा माता क्षेत्र और झुंझुनू बीड़ को रिजर्व घोषित करने दिया गया है। बांसियाल और मनसा माता में लेपर्ड लाकर छोड़े गए हैं। इनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद सरकार ने पहाड़ी इलाके के साथ घने जंगल वाले बांसियाल और मनसा को लेपर्ड सफारी के लिए चुना है। इसे लेकर वन विभाग ने पीने के पानी के कुंड बनाए हैं, साथ ही सोलर चलित ट्यूबवेल लगाए हैं। वन विभाग ने 6 चौकी भी बनाई है। यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए करीबन 102 वर्ग किलोमीटर एरिया रिजर्व किया गया है। वहीं बांसियाल में 31 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया गया है, जबकि मनसा पहाड़ी के जंगलों में 14.5 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है।
कहने को तो देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों के बजाय फुटपाथों पर दर दर भटकते मिल जाएंगे, जिनकी तरफ शायद ही सरकार का ध्यान है। हालांकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे मासूमों के जीवन में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। सीकर के नीमका थाना की कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और सेहत को लेकर मुक्त आकाश संस्था ने अनूठी पहल शुरू की है। संस्था ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 60 बच्चों की शिक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है। शहर के औद्योगिक इलाके में मुक्त आकाश संस्था की फुटपाथ पाठशाला में 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। इस फुटपाथ पाठशाला से जुड़ने के बाद बच्चों के रहन सहन के तरीके और सोच में भी बदलाव आया है। कुछ बच्चों में नशे की लत भी थी, लेकिन अब उन पर पढ़ाई का नशा छा गया है। संस्था के सचिव ललित ने बताया कि कोविड के दौर में जब उन्होंने एक बच्चे को कचरा चुनते देखा तो उन्हें ऐसे बच्चों को पढ़ाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने मित्रों से चर्चा कर संस्था बनाई और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में तो बच्चे नहीं आ रहे थे, उनके घर वालों ने भी विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। अब संस्था की फुटपाथ पाठशाला से 60 बच्चे जुड़े हैं। वो एक आंख से लाचार है, लेकिन उसने बीएससी गणित की परीक्षा में गोल्ड लाकर अपने परिवार में उम्मीदों की रोशनी भर दी है। जी हां, रिक्शा चालक की बेटी ने अपनी प्रतिभा की रोशनी से सबको चकाचौंध कर दिया। बुलंदशहर की रहने वाली शमा परवीन ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी गणित में गोल्ड मेडल हासिल किया। जैसे ही बेटी को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल दिया, रिक्शा चालक पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शमा परवीन का कहना है कि वो कामयाब होकर परिवार की तकदीर बदल देगी। वो कहती है कि वो अपने भाई बहन में सबसे बड़ी है, लिहाजा उस पर बड़ी जिम्मेदारी है। शमा बताती है कि उन्हें एक आंख से दिखता नहीं है, लोग उन पर ताना मारते थे, लेकिन वो इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि फिजिकल ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी जरूरी होती है। शमा परवीन कांपती आवाज में बताती हैं कि वो आगे चलकर IAS बनना चाहती है। वो कहती हैं कि सिविल सर्विसेज में जाकर वो समाज की बुनियाद बनना चाहती हैं। शमा कहती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके रिक्शा चालक पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और वही उनके नायक हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल धाम उज्जैन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को कुछ सुरक्षा प्रक्रियाओं से भी गुजरना होगा। उनके मोबाइल और बैग ले जाने पर नए नियमों के तहत प्रतिबंध होगा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बाद सुरक्षाकर्मी की ओर से रील्स बनाने और कई विवादित मामले होने के बाद मंदिर समिति ने इसे गंभीरता से लिया है। इसी के चलते अब मंदिर में मंगलवार से मोबाइल और बैग ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि 10,000 मोबाइल और बैग रखने के लिए 3 प्रवेश द्वारों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वहीं प्रवेश द्वार नंबर 4 और मानसरोवर द्वार से श्रद्धालुओं को डिजिटल प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है और इससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें रायगढ़ जिले की हैं, जहां हाथियों का झुंड रायगढ़ वन मंडल और घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के आसपास के गांव में पहुंच गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक झुंड में 25 हाथी हैं, जो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क पार करते हुए हाथियों को वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद किया। हाथी इलाके में लगातार विचरण कर रहे हैं। हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर हाथियों के झुंड के धमकने की खबर के बाद किसान दहशत में हैं। किसानों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होने के बाद कई दुर्गम इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुंचने लगी है। विकास कार्यों का ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला उधमपुर जिले के घोरड़ी ब्लॉक में, जहां एक गांव चरखू में आजादी के 75 साल बाद सड़क बनने का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग ने लंगा से चरखू तक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। गांव के लिए सड़क बनती देख ग्रामीण बहुत ज्यादा खुश हैं और इसके लिए सरकार और प्रशासन का आभार जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने गांव तक सड़क पहुंचाकर उनके पिछड़ेपन का दाग धोने का प्रयास किया है। इससे क्षेत्र के विकास के साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य के द्वार खुल गए हैं। लोगों ने घोरड़ी की BDC चेयरमैन आरती शर्मा का भी आभार जताया।
जिन्होंने सड़क के लिए प्रयास किए। वहीं बीडीसी चेयरमैन आरती शर्मा ने कहा कि इस पहल के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की विशेष आभारी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती थी। बीमार को चारपाई पर डालकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें कई वर्षों बाद नया जीवन मिला है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए आईटीबीपी विशेष प्रशिक्षण दे रही है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले युवाओं को सेना में भर्ती के लिए आकर्षित करने के लिए ये विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये युवा सेना के जवान बनकर देश सेवा में जुट सकें और सीमाओं की रक्षा कर सकें। सांबा में भी आईटीबीपी की 47वीं बटालियन की ओर से ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें युवा भी बड़े उत्साह और जोश के साथ सेना का जवान बनने के लिए और प्रशिक्षण हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में रहने वाले युवा आईटीबीपी के इस प्रशिक्षण का दिल से स्वागत कर रहे हैं। सांबा जिले में शुरू हुई इस ट्रेनिंग में 60 से 70 के करीब युवा शामिल हैं। ये प्रशिक्षण 60 दिनों तक चलेगा। इस दौरान युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। आईटीबीपी की ओर से इन जवानों को विशेष लिखित परीक्षा टेस्ट की तैयारी भी कराई जा रही है, जिसमें उन्हें सिखाया जा रहा है कि फिजिकल के साथ साथ लिखित में क्या तैयारी करनी है। आईटीबीपी के अधिकारी युवाओं को देश के लिए कुछ करने की सभी योजनाओं के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बांका के सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र चादन प्रखंड के बाबू महल के आदिवासी किसान नुनेश्वर मरांडी ने। इन्होंने जिले की पथरीली और बंजर जमीन को हरियाली की चादर से ढक दिया है। जंगली और पथरीली भूमि में ये बागवानी करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पेड़ भी लगाते हैं, जिससे अब ये इलाका हरा भरा नजर आने लगा है। अपने दोस्त से प्रेरणा लेकर इन्होंने बागवानी शुरू की और आज करीब 50 एकड़ भूमि पर बागवानी और मिश्रित खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये अपने बागान में अमरूद, आम, नींबू, सेब, कीवी, अंजीर, संतरा, तेजपत्ता, गरम मसाले के पौधे की भी खेती करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने विकास यात्रा के तहत बांका पहुंचे थे तो इनकी पथरीली और बंजर भूमि पर लगे बागवानी देखने पहुंचे थे। वहीं स्थानीय लोग भी इनकी कर्मठता से इतने प्रभावित होते हैं जो फलों की खरीदारी करने इनके बागान पहुंच जाते हैं। इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से नालंदा खंडहर गुलजार होने लगा है। ठंड का मौसम आते ही देशी विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो जाता है और पर्यटक भी यहां पहुंचकर काफी शांति महसूस करते हैं। नालंदा खंडहर में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ी हुई है। लोग दर्शनीय स्थल के दीदार में मशगूल हैं। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के जमीन से निकली इमारतें देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक इन दिनों नालंदा पहुँच रहे हैं। नालंदा खंडहर घूमने के लिए बिहार राज्य सहित पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही दूसरे देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 30 एकड़ में फैले प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर सर्दियों के मौसम में सैलानियों से पटा पड़ा रहता है। यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया है। यहाँ हर दिन बिहार सहित अन्य प्रदेश से सैलानी खंडहर को देखने आते हैं। स्कूली बच्चे भी अपने इतिहास को जानने के लिए यहाँ शिक्षक के साथ पहुँचते हैं। धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ पर्यटन के बल पर ही कारोबारियों का हर साल करोड़ों का टर्नओवर है। इस पर्यटन कारोबार को नया आयाम दिया है सैनिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली एक महिला ने, जिन्होंने देश के सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धर्मशाला से पर्यटन नगरी नड्डी के बीच आने वाले टैंगल बोर्ड में जय 12 नाम से एक ऐसा फूड कॉर्नर तैयार किया है, जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की छावनी का लुक दिया गया है। यही नहीं, यहाँ सैनिकों के लिए हर फूड आइटम में 40% रियायत भी दी जा रही है। टैंगल बोर्ड ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके इर्द गिर्द भारतीय सेनाओं की छावनियां भी हैं। ये बॉर्डर की ही तरह प्रतीत होता है। ऐसे में जैकलाई 12 के कर्नल की धर्मपत्नी अंजू राणा ने इस रेस्टोरेंट को बॉर्डर की ही तरह डिजाइन किया। यहाँ आकर पर्यटक
फौजियों की रूटीन लाइफ को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बंकर और 1 मचान भी बनाया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का संगीत धानी ग्वालियर में भव्य शुभारंभ किया गया। खजीरा स्थित सुर सम्राट तानसेन की समाधि के पास चैन केशव मंदिर बेलूर की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर देश के सुप्रतिष्ठित बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर मुंबई को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही मुंबई की संस्था सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया है। ये सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्था को दिया जाता है। समारोह में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण दिया। मंच पर पंडित नित्यानंद को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट किए गए। इस दौरान बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने भी यहां पर अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में 3 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी शामिल हुए। 17 दिसंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव जिले के कई स्थानों पर आयोजित किया गया। इस ऑरेंज फेस्टिवल में प्रदेश के 270 संतरा उत्पादकों ने हिस्सा लिया। हर एक उत्पादक को इस फेस्टिवल में कम से कम 1000 संतरे लाने थे। ऑरेंज फेस्टिवल प्रतियोगिता में तौसम सब डिवीजन के सिबिलोंग गांव के गेनिलियू को 2 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ प्रथम घोषित किया गया, जबकि सिबिलोंग गांव तौसेम सब डिवीजन के तमिलू कामेई और तामेंगलोंग के चांगदाई गांव के गाई खमेई को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। समापन समारोह के दौरान सीएम सिंह ने तमेंगलोंग जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी शानदार आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल